आज हम जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इस घटना ने उस समय एक अलग ही खौफ लोगों के जहन में बैठा दिया था और आज भी इस घटना की दहशत वहाँ के लोगों के अंदर है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बावनखेड़ी हत्याकांड की। अमरोहा में एक गांव है बावनखेड़ी। इस गांव में एक परिवार रहा करता था। शौकत अली, जिनकी उम्र थी 55 साल, उनकी वाइफ हाशमी, इनका बड़ा बेटा अनीश, बहू अंजुम और इन दोनों का 10 महीने का बेटा अर्श और शौकत अली का छोटा बेटा राशिद, जिसकी उम्र थी 22 साल, बड़ी बेटी शबनम और इनके साथ इनकी एक भांजी रहा करती थी जिसकी उम्र थी 14 साल, नाम था राबिया। तो कुल मिला के इस परिवार में 8 लोग रहते थे और यह परिवार अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। मास्टर शौकत अली सरकारी कॉलेज में लेक्चरार थे। उनका बड़ा बेटा अनीस जलंधर के कंपनी में इंजीनियर था। छोटा बेटा राशिद मेरठ से बीटेक कर रहा था और बेटी शबनम ने डबल एमए कर रखा था और प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी। मतलब कि परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अच्छा खासा पैसा और पूरे बावनखेड़ी गांव में इस परिवार का बहुत अच्छा रुतबा था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसका असर न केवल इस परिवार पर बल्कि पूरे गांव बावनखेड़ी में हुआ। साल 2008 14 अप्रैल की रात करीब 2:15 बजे के आसपास इस घर से शबनम की काफ़ी तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जब पड़ोसी देखने गए तो गेट की कुंडी अंदर की तरफ से बंद थी। लोगों ने शबनम को कहा कि वो आके दरवाज़ा खोले। शबनम आई, उसने मेन गेट का दरवाज़ा खोला और वापस अंदर चली गई। पड़ोसी भी शबनम के पीछे पीछे उसके घर के अंदर चले गए। जैसे ही लोग अंदर पहुंचे, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कमरे में 7 लोगों की लाश और पूरे कमरे में खून ही खून, जिसमें शबनम की माँ, पिता, बड़ा भाई अनीश, भाभी और छोटा भाई राशिद, भांजी और 10 महीने का भतीजा शामिल थे। और शबनम इन लाशों के बगल में बैठकर बेतहाशा रो रही थी। इसके बाद जब शबनम से पूछा कि ये सब कैसे हुआ तो उसने बताया कि रात को कुछ चोर डाकू टाइप आदमी आए और सभी को मारकर चले गए। तभी एक पड़ोसी ने पुलिस को कॉल कर दिया और थोड़े देर बाद ही पुलिस वहां पहुंच गई। जब वहां पुलिस पहुंची तो उनके भी हाथ पैर फूल गए। जो 7 लाशें वहां पड़ी थी, उनमें से अगर एक 10 महीने के बच्चों को छोड़ दिया जाए तो सभी लाशों के गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। सुबह होते होते ये खबर पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गई। जिस किसी ने भी ये खबर सुनी वो अंदर तक कांप गया। लोगों का गुस्सा पुलिस प्रशासन और सरकार पर फूटने लगा। लोगों ने सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। लोगों का गुस्सा देखते हुए वहां की प्रशासन ने हसनपुर थाने के इंचार्ज को तुरंत सस्पेंड कर दिया और इस केस को इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को दे दिया, जो कि अमरोहा जिले के एसएचओ थे, क्योंकि इनकी इमेज लोगों के बीच काफ़ी अच्छी थी। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता 15 अप्रैल 2008 की सुबह सुबह घटना वाली जगह पहुंच गए। उन्होंने 7 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया और इकलौती बच्ची शबनम से पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन शबनम का रो रो कर बुरा हाल था। इधर पुलिस के लिए परेशानी ये थी कि शबनम के अलावा और कोई भी ऐसा नहीं था जो कुछ बता सके। इसलिए किसी तरह पुलिस ने शबनम से थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश की तो शबनम ने बताया कि रात को बहुत गर्मी लग रही थी तो वो छत पर सोने चली गई। बाकी सब फर्स्ट फ्लोर पर ही सो रहे थे। आधी रात को पीछे की दीवार से कुछ लोग आए और सबको मारकर गेट से भाग गए। पुलिस ने शबनम का शुरुआती बयान ले लिया, लेकिन इस केस की जांच कर रहे इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को थोड़ा अजीब लगा कि शबनम कह रहे कि हत्यारे सामने के गेट से भागे, लेकिन पड़ोसी कह रहे थे कि जब वो शबनम के घर गए तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। अब सवाल ये था कि गेट अंदर से बंद किसने किया। इसके बाद पुलिस वो पीछे वाली दीवार देखने गई जहाँ से हत्यारे चढ़े थे। वो पीछे की जो दीवार थी उसकी ऊंचाई 14 फीट थी और उस दीवार पर बिना कोई सीढ़ी के कोई भी ऐसे चढ़ नहीं सकता था। लेकिन पुलिस को वहां से ना कोई सीढ़ी मिली और ना ही कोई सुराग मिला। शबनम ने बताया था कि उस दिन बहुत गर्मी थी और वो छत पर सो रही थी, लेकिन शबनम के कमरे में पंखा भी था और घर में इन्वर्टर भी लगा हुआ था। लेकिन शबनम ने कहा कि वो छत पर सो रही थी, लेकिन पुलिस को वहां से कोई भी बिस्तर प्राप्त नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद पुलिस के हाथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर पुलिस के तो होश उड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि 7 में से एक 10 महीने के बच्चे को छोड़कर सभी 6 लोगों के अंदर कोई नशीला पदार्थ मिला था और इन लोगों के बेहोश होने के बाद इन सभी लोगों के गले कोई धारदार हथियार से काट दिए गए, क्योंकि इनकी बॉडी पर कोई भी एक्टिविटी के साइन नहीं मिले। अब इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ये सोचने लगे कि इनको बेहोशी वाली दवा आखिर दे कौन सकता है और खाली शबनम ही कैसे बेहोश होने से बच गई, क्योंकि उस रात सबके खाने में बेहोशी की दवा मिली थी। पोस्टमार्टम से तो यही साबित हो रहा था। अब पुलिस घर की तलाशी भी करती है तो उन्हें बेहोशी वाली दवा का पत्ता भी मिल जाता है।
पुलिस वालों को अब थोड़ा डाउट भी होता है कि शबनम कह रही थी कि कुछ लोग आए और उसके घर वालों को जान से मारकर चले गए, लेकिन अगर जब उन्हें मारा जा रहा था तो उन्होंने अपने बचाव में आखिर क्यों कुछ नहीं किया। उनकी बॉडी बिल्कुल सही तरीके से अपने अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी, बस उनका गला कटा हुआ था। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को शबनम के पहले बयान और फिर पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम अलग लगे। शबनम कुछ और कह रही थी, पोस्टमार्टम कुछ और बता रहा था। पुलिस चाहती थी कि वो शबनम से अच्छे से पूछताछ करे, थोड़ी सख्ती के साथ भी, लेकिन अगर पुलिस ऐसा करती तो वहाँ का माहौल और ख़राब हो सकता था। पुलिस ने एक दो बार शबनम से बात करने की कोशिश भी की, पर शबनम के साथ मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया, इसलिए पुलिस भी माहौल शांत होने का इंतजार करने लगी। इसी बीच ज़्यादा रोने धोने से शबनम की तबीयत और ख़राब हो गई, इसलिए डॉक्टर को शबनम के चेकअप के लिए बुलाया गया। इसी बीच पता चला कि शबनम प्रेग्नेंट है, उसके पेट में 7 हफ्तों का बच्चा पल रहा है। अब पुलिस के मन में बहुत सारे सवाल उमड़ने लगे कि शबनम की तो शादी भी नहीं हुई, तो आखिर ये बच्चा है किसका। इन सब सवालों का जवाब शबनम ही दे सकती थी। इसी बीच बावनखेड़ा हत्याकांड की खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई। उस समय की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी। मायावती ने बावनखेड़ा गांव जाने का फैसला किया और शबनम को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी फैसला किया, लेकिन इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने मायावती के पीए को कहा कि आप मायावती जी को मना करिए अभी शबनम को मुआवजा देने के लिए, क्योंकि हमें शक है कि इस हत्याकांड में शबनम का भी हाथ हो सकता है। उस क्षेत्र के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के समझाने के बाद मायावती सरकार ने यह घोषणा की कि इस हत्याकांड के सॉल्व होने के बाद मुआवजा की रकम दी जाएगी, और इसके बाद मायावती शबनम से मिलने जाती है और उसे आश्वासन देती है कि कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। इसी बीच पुलिस को अपने मुखबिर से एक टिप मिलती है सलीम के बारे में। मुखबिर बताता है कि अगर सलीम पकड़ा जाएगा तो इस हत्या के बारे में आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा, क्योंकि वो भी इसी गांव का ही है। जानकारी के बाद पुलिस सलीम को ढूंढने निकलती है, लेकिन सलीम गांव में नहीं मिलता। पुलिस सलीम के बारे में पूछताछ करते करते 14 किलोमीटर दूर गजरोला पहुंची और फिर आखिरकार सलीम को पकड़ लिया और थाने ले आई। आरपी गुप्ता ने जब सलीम से पूछताछ किया तो शुरुआत में सलीम ने ना नुकुर किया। फिर जब आरपी गुप्ता ने अपने पुलिसिया अंदाज में सलीम से पूछा तो सलीम ने सब कुछ बता दिया, आखिर उस रात क्या क्या हुआ। फिर पुलिस शबनम के पास पहुंची और थाने ले आई। शबनम से पूछताछ की, लेकिन अभी भी शबनम ने वही बयान दिया कि 4-5 लोग पीछे के रास्ते से आए और मेरे घर वालों को मारकर मेन गेट से भाग गए। फिर पुलिस शबनम का सामना सलीम से करवाती है। शबनम सलीम को देखते ही सब कुछ समझ जाती है कि अब छुपाने से कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा शबनम भी अब सब कुछ कबूल कर लेती है। और इसके बाद शबनम ने अपनी पूरी कहानी बयां की। पूरी कहानी जो थी वो यूं थी कि घटना से ठीक 1 साल पहले शबनम की मुलाकात सलीम से हुई, जो उसी गांव बावनखेड़ा का था, और फिर दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, मगर जब शबनम ने अपने घर वालों को ये बात बताई तो शबनम के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया शादी से और कहा कि तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि शबनम ने कहा एमए कर रखा था और स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। वहीं सलीम 8वीं पास था केवल और छोटा मोटा बढ़ाई का काम करता था। शबनम के घर वालों का गांव में अच्छा खासा नाम और पैसों वाला परिवार था। यही कारण था कि शबनम के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, मगर शबनम ने अपने घर वालों के मना करने के बावजूद भी सलीम से अपने रिश्ते कायम रखे और अपने इस रिश्ते को आगे और ले जाती गई। इसी बीच शबनम को मालूम चला कि वो गर्भवती है। उसने एक बार और कोशिश की अपने घर वालों को मनाने के लिए, लेकिन घर वाले नहीं माने। लेकिन शबनम ने ठान लिया था कि वो शादी करेगी तो सिर्फ सलीम के साथ, लेकिन वो चाहती तो भाग कर भी शादी कर सकती थी, लेकिन शायद उसे लगा कि अगर वो भाग कर शादी करेगी तो उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती है। फिर उसके दिमाग में खौफनाक प्लान बनता है कि अगर वो अपने घर वालों को मार देती है तो सारी प्रॉपर्टी भी उसके नाम हो जाएगी और शादी भी वो आसानी से सलीम के साथ कर सकती है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि वो 2 लोग मिलकर घर के 6 लोगों पर काबू नहीं पा सकते। इसलिए यह तय हुआ कि उन्हें मारने से पहले किसी तरह बेहोश कर दिया जाए ताकि वो सब लोगों को आसानी से मार सके। प्लान के तहत सलीम अपने गांव बावनखेड़ा से करीब 38 किलोमीटर दूर पाकवाड़ा पहुंचता है और वहां के मेडिकल स्टोर से 10 बेहोशी वाली गोली लेता और शबनम को लाकर दे देता है। इधर शबनम के भाई अनीश और राशिद, जो कि छुट्टी लेके अपने घर आए होते हैं, वो दोनों 14 अप्रैल 2008 को अपने अपने जगह के लिए निकलते हैं। बड़े भाई को जलंधर जाना होता है और छोटे भाई को मेरठ अपनी पढ़ाई के लिए। तभी ये बात शबनम को पता चलती है और वो ये सोचती है कि अगर घर में से कोई भी जिंदा बचता है तो प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल सकती है। तब तक शबनम के भाई गजरोला तक पहुंच जाते हैं।
शबनम तभी कॉल करके बहाना देकर दोनों भाइयों को वापस घर आने के लिए कहती है और बोलती है कि आज रुक जाओ, कल चले जाना। दोनों भाई सोचते हैं कि बहन ने बोला है रुक जाने के लिए तो रुक जाते हैं, कल चले जाएंगे। तब आती है 14 अप्रैल 2008 की वो रात, जो ना केवल बावनखेड़ी गांव बल्कि अमरोहा के लोग आज भी ये बात सुनकर कांप जाते हैं। सब लोग रात का खाना खा लेते हैं। फिर शबनम सब लोगों के लिए चाय बनाती है और सब में नशीली दवा मिला देती है। केवल 6 लोगों के लिए चाय बनाती है। घर में 7वां इंसान उसका 10 महीने का भतीजा होता है, तो जाहिर सी बात है वो तो चाय पिएगा नहीं। इसी बीच शबनम की लगातार सलीम से बात हो रही थी। सब घर वाले चाय पीकर अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए और थोड़ी देर बाद ही शबनम ने देखा तो सब बेहोश हो चुके थे। फिर शबनम ने सलीम को कॉल करके अपने घर आने को कहा। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी लेकर आया। फिर शबनम ने एक एक करके सबके गर्दन पकड़े और सलीम ने कुल्हाड़ी से सबके गर्दन काट दिए, केवल एक 10 महीने के बच्चे को छोड़कर। फिर शबनम ने सलीम को कहा कि इस बच्चे का भी गला दबाकर इसको मार दो। फिर सलीम ने उस 10 महीने के बच्चे का गला दबाया और उसे मार दिया। फिर नल के पास गए दोनों अपने अपने हाथ पैर धोने, क्योंकि खून के छींटे पड़े हुए थे। फिर शबनम सलीम को घर से भेज देती है। इधर सलीम शबनम के घर से निकलकर अपने घर की ओर निकलता है। रास्ते में तालाब थी तो सलीम ने तालाब में ही कुल्हाड़ी को फेंक दी और फिर सीधे घर चला गया। इधर शबनम अपने कपड़े बदल रही होती है क्योंकि खून के छींटे काफ़ी थे। तभी रोने की आवाज़ आती है। वो जब देखने जाती है तो शबनम का वो 10 महीने का भतीजा होता है। दरअसल हुआ यूं कि जब सलीम ने उस बच्चे का गला दबाया तो वो केवल बेहोश हुआ था और दोनों को लगा कि ये मर गया। फिर शबनम सलीम को कॉल करती है और बोलती है वापस घर आओ, बच्चा जिंदा है, इसे मार दो। लेकिन सलीम साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम मार दो, मैं नहीं आऊँगा। अब फिर शबनम अपने 10 महीने के भतीजों का गला दबाकर खुद मार देती है। जब शबनम को तसल्ली हो गई कि सब मर गए तो वो अपने घर के बालकनी में करीब 2:15 बजे आई और फिर रोने पीटने लगी। इसके बाद क्या हुआ वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। यूपी पुलिस ने शबनम और सलीम का कबूलनामा दर्ज करने के बाद उन्हें ऑफिशियली 19 अप्रैल 2008 यानी अगले दिन ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पुलिस के लिए एक टेंशन थी, सबूत इकट्ठा करना, क्योंकि पुलिस को दिए गए बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर नहीं माना जाता। इसलिए सलीम के निशानदेही पर पुलिस ने तालाब से वो कत्ल वाली कुल्हाड़ी और उसके खूनी कपड़े और उसका फ़ोन बरामद किया। फिर शबनम के कपड़े जिस पर खून के छींटे पड़े थे और एक सिम भी जो केवल सलीम को ही मालूम थी। उस सिम से शबनम केवल सलीम से ही बात किया करती थी। फिर जो ये दूसरी सिम पुलिस को शबनम के घर से मिली उसकी अब कॉल डिटेल निकलवाई गई, जिससे पता चला कि इस नंबर से और सलीम के फ़ोन नंबर से करीब उस रात यानी 14 अप्रैल 2008 के दिन शाम 7:30 बजे से रात 2:09 तक करीब 52 बार दोनों में बात हुई। पुलिस ने इन सब सबूतों को कोर्ट में पेश किया और अमरोहा के जिला अदालत ने रेयर ऑफ द रेयर केस मानकर शबनम और सलीम को फांसी की सज़ा सुनाई। इसी बीच जेल में 8 महीने बाद यानी दिसंबर 2008 को शबनम एक लड़के को जन्म देती है। क्योंकि गिरफ्तार से पहले ही शबनम गर्भवती थी तो जेल के कानून के हिसाब से अगर बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता तब तक वो अपनी माँ के साथ रहता है। साल 2010 में जब अमरोहा के निचली अदालत ने शबनम और सलीम को फांसी की सज़ा सुनाई तो इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस को चैलेंज किया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अप्रैल 2013 को निचली अदालत का फैसला सही ठहराया और फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। इसके बाद ये दोनों देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी साल 2015 मई में इनकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखती है। साल 2015 में शबनम ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसकी उम्र 6 साल से ज़्यादा हो चुकी थी और जेल के कानून के हिसाब से जेल में पैदा हुए किसी भी बच्चे को 6 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता था। इसी को देखते हुए अखबार में इस बच्चे को गोद लेने के लिए इश्तिहार डाला गया, जिसको देखते हुए उस्मान सैफी नाम का एक शख्स सामने आया और शबनम के बच्चे को गोद लेने की सिफारिश की। दरअसल जो उस्मान सैफी था वो शबनम के कॉलेज में ही पढ़ता था और उससे 2 साल जूनियर भी था और शबनम ने उस्मान की पढ़ाई में काफ़ी बार मदद भी की थी और एक बार तो उस्मान सैफी के पास अपनी कॉलेज की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे तो शबनम ने ही उसकी कॉलेज की फ़ीस भरी थी और उस्मान सैफी शबनम को अपनी बड़ी बहन मानता था। जब उस्मान सैफी को मालूम चला कि शबनम के बच्चे को गोद लेने के लिए किसी को ढूंढा जा रहा है तो वो सामने आ गया। फिर उस्मान की मुलाकात शबनम से कराई गई और शबनम अपना बच्चा उस्मान को देने के लिए राजी हो गई। फिर कागजी कार्रवाई के बाद शबनम का बच्चा उस्मान को सौंप दिया गया। इधर जब शबनम और सलीम ने देखा कि देश की सब अदालतों ने उनके लिए दरवाज़ा बंद कर लिया है तो इन्होंने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी और उसमें था कि फांसी की सज़ा को खारिज करके उम्र कैद कर दिया जाए
उस वक्त जो राष्ट्रपति थे वे थे प्रणब मुखर्जी। उन्होंने इस केस की गंभीरता को देखते हुए अगस्त 2016 में इस दया याचिका को खारिज कर दिया और फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। फिर साल 2021 में जब जेल की तरफ से शबनम का डेथ वारंट जारी करने को कहा गया, तब यह केस फिर से चर्चा में आया था। मगर इसके तुरंत बाद शबनम ने एक दूसरी दया याचिका लगा दी, जिसकी वजह से उसकी डेथ वारंट जारी नहीं हो सकी और अभी फ़िलहाल शबनम बरेली की जेल में बंद है और वहीं सलीम प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है और दोनों ही अपनी फांसी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दोनों के पास अभी भी अपनी फांसी टालने के लिए कुछ कानूनी रास्ते बाकी हैं। अगर अभी हाल फिलहाल में शबनम को फांसी हो जाती है तो वो आज़ाद भारत की पहली महिला होगी जिसे फांसी दी जाएगी, क्योंकि 1947 भारत की आज़ादी के बाद किसी भी महिला कैदी को अभी तक फांसी नहीं दी गई। चलिए देखते हैं कि यह मामला और कितना घिसता है। शबनम और सलीम अपनी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में कर पाते हैं या नहीं, या उन्हें आने वाले समय में फांसी हो जाएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताएं।